हेलो एवरीवन। आज हम बिहार स्टेट का जो पेपर होता है लेवल 1 जो 9-10 के लिए होता है उसका हम डिटेल सिलेबस जो है इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में इसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू एग्जाम प्लस। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एमसीक्यू बेस होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक आंसर जो होता है आपका सही होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 उसके नंबर मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सही एक नंबर आपको मिल जाएगा। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको कम से कम स्नातक होना चाहिए, उसके साथ बीएड भी होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए स्नातक में? इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन 4 विषयों में से कम 2 विषय तो होने ही चाहिए और इन 2 विषय में से कम आपके पास इतिहास या भूगोल में से पढ़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आप राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से अगर आपका बीए है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। साथ में अगर कहें कि सोशियोलॉजी है, अगर आपने सोशियोलॉजी बीए जो है सोशियोलॉजी से किया तब भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी किसी से भी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यानी कि इन 4 सब्जेक्ट में से आपके पास कम से कम 2 विषय होने चाहिए और इन 2 विषयों में से कम आपके पास इतिहास या भूगोल जो है होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेपर की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। साथ में जीएस, रीजनिंग, मैथ और ईवीएस मिलाकर कुल 20 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 50 नंबर चाहिए, ओबीसी और ईबीसी के लिए 45.5% अंक चाहिए। साथ में एससी, एसटी और पीएच बच्चों के लिए 40% नंबर चाहिए, जिससे 60 नंबर बनते हैं। सिलेबस की बात करें तो इतिहास में जो है वो भारत के साथ साथ विश्व का इतिहास ही पूछता है और भारत में बिहार का इतिहास तो पूछता ही पूछता है। साथ में भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 100 क्वेश्चन में से अर्थशास्त्र को आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और किसी किसी पेपर में तो 2 या 3 क्वेश्चन ही सिर्फ मिलेंगे आपको। उसके बाद से शिक्षण कला जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल के क्वेश्चन, यानी 1-2 क्वेश्चन जो है आपको हार्ड लेवल तक के देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है बहुत आसान है, यानी कि पूछ देता है कि लाइब्रेरी में क्या रखी जाती हैं, खिलौने, किताबें और ये तरह के। तो ये क्वेश्चन भी आपको शिक्षण कला में देखने को मिल जाता है। साथ में जीएस, ईवीएस, रीजनिंग और मैथ को आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग का 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा और जीएस और ईवीएस को मिलाकर जो है 14 से 15 क्वेश्चन या फिर 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में स्टैटिक जीके भी इसमें काफ़ी रोल निभाता है, यानी कि ईवीएस और जीएस में स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलता है। बिहार में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पॉलिटी बिहार का जो है इसमें पूछता है। साथ में अब हम 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को 2023 के शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसमें इतिहास के किस तरह प्रश्न पूछे गए थे वो हम देखने वाले और साथ में इसके आगे हम और विषयों के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसको भी देखेंगे। तो दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो ये 1848। अगर आप इतिहास वर्ल्ड का हिस्ट्री मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें ये तरह के क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। साथ में फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या है? तो आपको पता होगा कि फ्रांस जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जो है वो बुर्जुआ वर्ग। यानी कि इस क्रांति को किसने किया? बुर्जुआ वर्ग ने किया। क्यों? क्योंकि भाई पादरी जो थे उनके पास खूब पैसा था, कुलीन वर्ग के पास भी खूब पैसा था, मौज मस्ती करते थे, अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे। लेकिन बुर्जुआ वर्ग जो था, जो सारा टैक्स देता था, उनकी जिंदगी जो है बद से बदतर हो गई थी। इसी कारण जो है इन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। राजनीति विज्ञान की बात करें तो इसमें जो है लोकतंत्र, अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसा है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो आप बताएंगे कि भाग जो है 4 से ली गई है। अब इसका आप जो है आर्टिकल बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से आर्टिकल में इसका जो है जिक्र हुआ संविधान में। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने
प्रमाण पत्र वैध होते हैं, यानी कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो किस तरह के और भी डॉक्यूमेंट ले जाकर आप वोट डाल सकते हैं, यानी किस तरह का और प्रमाण पत्र जो है वहाँ पे वैध होता है। तो वो होता है 18 प्रकार के प्रमाण पत्र। अब कहेंगे कि 18 प्रकार में कौन कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मतदाता पहचान पत्र हुआ, दूसरा पैन कार्ड हो सकता है, तीसरा लाइसेंस हो सकता है, और आपका कोई मार्कशीट्स वगैरह हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। तो इस तरह के पहचान पत्र जो है वह प्रमाण पत्र जो है माने जाते हैं। भूगोल की बात करें तो एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है, तो वो अक्षांश बतलाने वाला एक यंत्र होता है जिससे हम दूरी वगैरह नापते हैं और अक्षांश बताते हैं कि क्या होता है। साथ में व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, या तो इसका आंसर जो हो जाएगा उर्वरक या खाद, यानी खाद से जो होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। खाद से जो क्या कहते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र की बात करें तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ये FCI होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। वैश्वीकरण शब्द को प्रतिपादन किसने और कब किया? यानी जो हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, जो भारत में 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब की बात कर रहा है। तब की बात नहीं, मतलब उन्होंने LPG रिफॉर्म लेकर आया। तो वैश्वीकरण जो शब्द है उसको किसने दिया? तो थियोडर लेविट सन 1889 में दिया था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे। शिक्षण कला, आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा, यानी कि शिक्षण मतलब टीचिंग जो होता है या फिर लर्निंग जो होता है वो किस तरह का मतलब होता है, प्रक्रिया किस तरह का प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आसान चीज़ों को सीखते हैं, फिर उससे थोड़ा सा और कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, और ऐसे हम सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सामान्य चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बाद से विशिष्ट चीज़ें जो हैं हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो चीज़ें हम पहले जानते हैं उसको सीखते हैं, फिर उसके बाद से जो चीज़ें नहीं जानते हैं फिर उसको हम सीखते हैं। सरल से कठिन, यानी ऐसा नहीं है कि हम सीधे क्लास 1 का बच्चा है, उसे हम A+B का होल स्क्वायर पढ़ाने लगे। नहीं, हम पहले उसे ABCD क ख ग घ गिनती पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद से हम उसको धीरे-धीरे करके जब बालक जो आगे बढ़ते जाता है क्लास में, तब हम उसे ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो यानी सरल से कठिन की तरफ हम जाते हैं। और उपरोक्त सभी, इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है कि मूर्त मतलब जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये चीज़ें मूर्त होती हैं। यानी इस चीज़ों के बारे में बताएंगे, तब हम अमूर्त चीज़ें मतलब ऐसी फीलिंग हो गई, मान लीजिए खुशी हो गया, गम हो गई, ये अमूर्त चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते। तो सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ें हम दिखाकर बतलाकर सिखाएंगे जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर मतलब ये कर सकते हैं। उसके बाद से जो चीज़ें हम महसूस करते हैं वो हम बच्चों को सिखाएंगे। ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? तो ये जो है ये गैगनी मॉडल के अनुसार ये ध्यान आकर्षित करना होता है। साथ में ये हम क्लास में जब पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे अच्छे से। ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल, एरिया पूछ रहा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आयत के? तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसके हिसाब से करेंगे तो 11 गुणे 12 132 फुट जो है, वर्ग फुट जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 1000 रुपये वर्ष पर 2 वर्ष के लिए 2% यानी 2 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात करिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 इंटू 2 यानी कि 4.04% निकाल लीजिए 1000 का, जो कि लगभग 40.4 के आसपास आया। इसका आंसर जो है वो 3 बनेगा, ऑप्शन 3 बन जाएगा। GS और ABS की बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो देखिए, निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार, यानी पूछ रहा है कि कौन से देश हैं जो CO2 ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। तो वो USA और चीन, A और B, यानी सबसे ज़्यादा इनकी अर्थव्यवस्था मतलब अच्छी है तो ये ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है?
पूछ रहा कि कौन सा हम खेती करेंगे जिसमें वन की कटाई अधिक होगी। तो पहला ऑप्शन जो है वो निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि मतलब कि अपने निर्वाह के लिए, मतलब सिर्फ बेचने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए जो हम अनाज वगैरह उपजाते हैं तो उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक खेती मतलब कि बेचने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित खेती मतलब मिक्स क्रॉपिंग, मतलब एक ही खेत है उसमें होता है, गाँव में गेहूँ के साथ उसमें हम लोग क्या करते हैं सरसों छींट देते हैं, तो गेहूँ और सरसों दोनों हो जाता है, और फिर बगल-बगल खेत के चारों साइड से तिल, तीसी ये सारी चीज़ें छींट देते हैं तो वो भी हो जाता है साथ में। डेयरी कृषि जो है इसका आंसर नहीं होगा। रीजनिंग की बात करें तो उन शब्द का चयन कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता-जुलता हो। तो ये क्वेश्चन जो है मैं जब देख रहा था तो इसमें मैं एक गलती कर दिया। मैं लगा रहा था तो आप भी सोचेंगे कि गुर्दा, दिल, फेफड़े ये क्या है? कि ये जो है आंतरिक अंग है, गुर्दा हो गया, दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, कान जो है वो क्या है बाहरी अंग है, तो आप कान पे टिक लगा के आ जाएँगे, लेकिन नहीं। इसका आंसर जो था वो दिल था। क्यों? देखिए गुर्दा जो है वो पेयर ऑफ टू, मतलब पेयर में होता है, फेफड़ा जो होता है वो पेयर में होता है, कान जो होता है वो भी पेयर में जोड़े में होते हैं, लेकिन दिल जो है एक ही होता है। तो इसका आंसर जो है दिल होगा। साथ में 16 नंबर है, ये देखिए 60, 30, 120, 15, 240 यानी 6 दूना 12, 12 दूना 24, और जब इसके आगे यहाँ पे जो आएगा वो 24 दूना 48 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 15, 30 का आधा 15 और 15 का आधा जो होगा यहाँ पे तो वो 7.5 हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन। तो अगर आपको किसी और एग्जाम का डिटेल में सिलेबस चाहिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगा। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ऐसे वीडियो को और बना सकूं और जो है साझा कर सकूं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।